मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे हैं विस्पर्स विथ मैत्री। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूं वो एक फूड डिलीवरी बॉय की है। नाम है शुभम। उसने मुझे इंस्टाग्राम पर एक वॉइस नोट भेजा था और लिखा, मैत्री दी, ये कहानी अगर आप तक ना पहुंचती तो शायद मैं कभी चैन से ना सो पाता। कहानी सुनने में आसान लग सकती है, लेकिन जो उसने उस रात देखा वो शायद किसी ने नहीं देखा होगा। कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जो आखिरी ऑर्डर आप उठाते हैं वो किसी इंसान का नहीं, किसी भूखी आत्मा का होता है। और जब भूख सिर्फ पेट की नहीं बल्कि रूह की हो तो वो ऑर्डर सिर्फ डिलीवर नहीं होता, खींच लेता है आपको भी अपने साथ। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है कब्रिस्तान का ऑर्डर, द ऑर्डर दैट वाज़न्ट मेंट फॉर द लिविंग। शुभम एक फूड डिलीवरी एजेंसी में बतौर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव काम करता था। छोटी बाइक, एक भारी डिलीवरी बैग और शाम 7 से रात 2 बजे तक नॉन स्टॉप ऑर्डर की लाइन। उस रात काफ़ी लंबी थी। 5 डिलीवरी कर चुका था। आंखें थकी हुई थीं, पेट खाली और बस एक ही ख्याल, बस अगला ऑर्डर आखिरी हो। फ़ोन की स्क्रीन वाइब्रेट हुई। ऑर्डर चिकन बिरयानी कोक, कस्टमर निशांत राठौर, डिलीवरी एड्रेस सेमेट्री नंबर 4 दिल्ली कैंट। इंस्ट्रक्शंस, मेन गेट लॉक्ड मिलेगा। साइड वॉल के पास एक छोटा पेडेस्ट्रियन पाथ है, वहीं से अंदर आना। बेंच के पास डिलीवरी ड्रॉप करना है। डोंट कॉल, जस्ट ड्रॉप एंड मार्क डिलीवर्ड। शुभम ने आंखें सिकोड़कर दोबारा एड्रेस पढ़ा। सेमेटरी नंबर 4। वो चौंका। क्या कोई वाकई कब्रिस्तान के पास बिरयानी मंगवाता है, वो भी रात के 1:30 बजे? उसने कॉन्टैक्ट नंबर ऐप किया। स्विच्ड ऑफ, बोला IVR। अब शुभम थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा शायद कोई चौकीदार होगा, और फिर आंखें उस नोट पर अटक गईं। डोंट कॉल, जस्ट ड्रॉप। किसी को भी थोड़ा अजीब लगता, लेकिन ऑर्डर रिजेक्ट करने पर ऐप इंस्टेंटली वार्निंग दे देता। यू मे लूज इंसेंटिव्स, टू मैनी रिजेक्शंस विल लोअर योर रेटिंग्स। और सच कहें तो उसे उस हफ्ते की EMI भरनी थी। उसने एक गहरी सांस ली। चलो ज़्यादा से ज़्यादा कोई ड्रंक प्रैंक होगा। बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा सेमेट्री नंबर 4 की ओर। रात के सन्नाटे में शुभम की बाइक की धीमी रफ्तार और सामने फैली अंधेरी सड़क दोनों उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहे थे। फोन की स्क्रीन लगातार फंक्सी हुई। डिलीवर्ड टू निशांत राठौर नोटिफिकेशन उसे बार बार घूर रही थी। वो साइड वॉल के पास पहुंचा, जहां एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से बंद पड़ा हो। गेट के पास लगी बिजली की एक टूटी फूटी लाइट मध्यम रोशनी दे रही थी, जो हर कुछ सेकंड में चमक कर बुझ जाती थी। हवाओं में कहीं दूर कुत्तों की भौंकती आवाज सुनाई दी, लेकिन बाकी सब कुछ बिल्कुल खामोश था। शुभम ने गहरी सांस ली और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर गेट के उस पार बने छोटे पैदल रास्ते की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पैकेज को अपने बैग से निकाला, उसकी उंगलियां ठिठुरने लगीं। पैकेज ठंडा हो गया था, जैसे किसी ने उसे बहुत देर तक बाहर रखा हो। वह धीरे धीरे उस पुराने बेंच की तरफ बढ़ा, जो झाड़ियों के बीच धुंधली रोशनी में दिख रहा था। बेंच के पास एक काला साया बैठा था, हॉडी पहनकर, पूरी तरह से चेहरे को ढका हुआ। शुभम की रूह कांप उठी, पर फिर भी उसने आवाज की हिम्मत जुटाई और बोला, ये तुम्हारा ऑर्डर है। साया धीरे धीरे हाथ बढ़ाने लगा। तुम देर से आए हो। फुसफुसाहट में आवाज सुनाई दी, अब बहुत देर हो चुकी है। तभी शुभम के फोन में एक अजीब सा ग्लिच आया। स्क्रीन पर अचानक एक डिस्टॉर्टेड नोटिफिकेशन ब्लिंक हुआ। डिलीवर्ड टू निशांत राठौर। शुभम के हाथ कांपने लगे। वह पीछे हटा। बाइक की इग्निशन में झटका लगा, पर स्टार्ट नहीं हुई। हवा में कहीं से एक आवाज आई, भूख खत्म नहीं हुई। शुभम ने बिना पीछे मुड़े बाइक स्टार्ट की और उस अंधेरे गेट से बाहर निकल भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों के सामने धुंध सी छा गई थी। वह जानता था यह सिर्फ एक डिलीवरी नहीं थी,
कुछ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। शुभम किसी तरह अपने छोटे से किराए के कमरे में पहुंचा, बाइक नीचे खड़ी की और जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अब अकेला नहीं है। कमरे में अजीब सी ठंड थी, ऐसी ठंड जो सिर्फ मौसम से नहीं आती। उसने झटपट दरवाज़ा बंद किया, अपने कपड़े बदले और बिस्तर पर गिर गया। नींद की कोई उम्मीद नहीं थी, पर शरीर थक चुका था। आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और फिर सपना शुरू हुआ। शुभम फिर से उसी सेमेट्री में था, लेकिन इस बार बेंच खाली नहीं थी। एक औरत बैठी थी, उसकी पीठ शुभम की तरफ थी। उसके लंबे उलझे बाल नीचे तक लटकते हुए और कंधों पर जलने के निशान। शुभम ने धीमे से पूछा, कौन हो तुम? औरत ने गर्दन घुमाई, पर चेहरा नहीं दिखा। सिर्फ इतना कहा, तुमने भूख जगाई है, अब ये कभी नहीं रुकेगी। शुभम चीख कर उठ बैठा। उसका गला सूखा हुआ था और बदन पसीने से भीगा हुआ। उसने चौंक कर मोबाइल उठाया। स्क्रीन अपने आप जली। फूड ऐप खुला था और उसमें वही पुराना ऑर्डर फिर से दिख रहा था। सेमेट्री नंबर 4, डिलीवर्ड टू निशांत राठौर। नीचे लाल रंग में लिखा था, ऑर्डर फिर से कंफर्म हो चुका है, डिलीवरी पेंडिंग। शुभम का माथा ठनका। उसने डरते हुए स्क्रीन लॉक करने की कोशिश की, पर मोबाइल फ्रीज हो गया और फिर स्क्रीन पर धीरे धीरे एक पुरानी सी तस्वीर उभरने लगी। ब्लैक एंड वाइट फोटो, हल्की जली हुई, जिसमें एक महिला खड़ी थी, आंखें सीधी कैमरे में और पीठ के पीछे कुछ अजीब सा धुंधला चेहरा। शुभम घबरा गया। मोबाइल उसने तकिए के नीचे छुपा दिया और उठकर पानी पीने चला गया। लेकिन जैसे ही उसने किचन की लाइट जलाई, दरवाज़ा अपने आप आधा खुल गया और बाहर से एक आवाज़ आई, भूख अब भी बाकी है। शुभम के हाथ से गिलास गिरा और उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। शुभम दरवाजे की तरफ लपका, पर बाहर कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा जो उसके गले से होते हुए सीने तक उतर गई। उसकी सांसें लड़खड़ा गईं। कमरे की लाइट्स हल्की हल्की डगमगाने लगी, जैसे किसी ने वोल्टेज कम कर दिया हो या कोई पास से गुजर गया हो। वो दरवाज़ा बंद करने ही वाला था कि अभी दरवाजे के ठीक नीचे से एक स्लिप सरकती हुई अंदर आई। एक पुरानी पीली पड़ चुकी रसीद। शुभम ने कांपते हाथों से उसे उठाया। रसीद पर वही लिखा था, ऑर्डर चिकन बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक, डिलीवर्ड टू सेमेट्री नंबर 4, रिसीवर निशांत राठौर, स्टेटस इनकम्प्लीट। और नीचे कोने में एक लाइन, भूख खत्म नहीं हुई। शुभम अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो सोच रहा था, क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है? क्या मैं ओवरवर्क की वजह से हेलुसिनेट कर रहा हूँ? लेकिन तभी कमरे की दीवार पर लगी घड़ी ने अचानक उल्टा घूमना शुरू कर दिया। टिक टिक, हर सेकंड पीछे जा रहा था। और फिर उस टिकिंग के साथ उसकी घर की रोशनी भी चली गई। अंधेरे कमरे में सिर्फ एक आवाज थी, तूने उसकी भूख मिटाई थी, अब वो तेरी रूह से अपनी भूख मिटाएगा। वो करवटें बदलता रहा और सुबह होते ही सबसे पहले ऐप खोली, वो पुराना ऑर्डर तलाशने के लिए। पर हिस्ट्री में भी ऑर्डर था ही नहीं, ना ऑर्डर आईडी, ना एड्रेस, जैसे वो कभी हुआ ही नहीं था। शुभम ने सपोर्ट चैट खोली और पूछा, क्या कल रात सेमेट्री नंबर 4 का कोई ऑर्डर था? रिप्लाई आया, दैट लोकेशन इज ब्लैकलिस्टेड, कोई डिलीवरी वहां पॉसिबल नहीं है। शुभम का गला सूख गया। उसने सोचा, तो फिर मैं वहां गया क्यों था? किसने मुझसे ऑर्डर करवाया? तभी मोबाइल में फिर से नोटिफिकेशन वाइब्रेशन हुआ। उसने स्क्रीन देखी, डिलीवरी रिमाइंडर, सेमेट्री नंबर 4, टाइम करीब 2:13 बजे, स्टेटस पेंडिंग, वॉइस नोट अटैच्ड। कांपते हुए उसने वॉइस नोट प्ले किया। आवाज़ धुंधली थी मगर साफ सुनी जा सकती थी।
बिरयानी ठंडी हो गई थी शुभम, अब ताज़ा लाओ। उसी वक्त उसके कमरे का बल्ब फट गया। शुभम चौंक कर पीछे हटा और दीवार पर कुछ देखा। एक काली परछाई जो दीवार से फिसलती हुई सीलिंग तक जा रही थी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और जब दोबारा खुली वो अपने कमरे में नहीं था। वो खड़ा था उसी कब्रिस्तान के अंदर। वही बेंच, वही फ्लिकरिंग लाइट और बेंच पर बैठा हुआ वही साया अब सिर झुकाकर बुदबुदा रहा था। भूख, भूख, भूख। शुभम चीख कर उठा। सांसें तेज, पसीना माथे से टपक रहा था। उसकी सांसें तेज थी जैसे वो किसी गहरे पानी से बाहर निकला हो। कमरे की लाइटें बुझी थीं, पंखा बंद था, लेकिन हवा चल रही थी नीचे से ऊपर की ओर। उसने झटके से कमरे के कोने की ओर देखा जहां उसका बैग रखा रहता था। बैग खुला पड़ा था और उसके ठीक बगल में एक पैकेट रखा था, साफ सुथरा, गर्माहट से भरा, जिस पर चिकन बिरयानी का स्टिकर लगा था। शुभम कांप गया। उसने डरते डरते हाथ बढ़ाया। पैकेट सच में गर्म था, जैसे अभी अभी किसी रेस्टोरेंट से निकला हो। लेकिन ये डिलीवरी तो उसने कभी एक्सेप्ट नहीं की थी। और जिस कब्रिस्तान से वो भागा था वहां तो उसने पैकेट बेंच पर ही छोड़ दिया था। तो ये वापस उसके बेड के पास कैसे आ गया? उसने कांपती आवाज में खुद से ही पूछा, क्या मैं नींद में वापस गया था या कोई और ले आया है? अभी दीवार पर लगी घड़ी से टिक टिक की धीमी आवाज आने लगी। शुभम ने अनायास नजर घुमाई। घड़ी की सुइयां एक ही वक्त पर अटक चुकी थीं, 2:13। लेकिन टिक टिक अब भी जारी थी, जैसे किसी ने बस आवाज छोड़ी हो। वक्त नहीं, वो सुइयां हिल नहीं रही थी। फिर भी कमरे में वो आवाज गूंज रही थी, धीमी लेकिन एक अजीब लय में, जैसे किसी अनदेखी चीज की सांसें हों। शुभम की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे की हवा भारी थी, घड़ी की सुइयां अब भी जमी हुई थीं, लेकिन उस बंद कमरे में किसी की सांसें चल रही थी, धीमी पर तेज सुनाई देने वाली। शुभम डर के मारे तकिए से पीठ सटाकर बैठ गया। उसकी आंखें अब उस डिलीवरी बैग को घूर रही थी जो सामने मेज पर रखा था और जिस पर अब भी सेमेट्री नंबर 4 की रसीद चिपकी थी। घंटों बीतते गए। शुभम ने अपने फोन से रिया को कॉल किया। तू फ्री है क्या? अर्जेंट है, मैं ठीक नहीं हूँ। रिया ने उसकी आवाज में घबराहट पकड़ ली। आधे घंटे बाद रिया और इमरान दोनों शुभम के कमरे में थे। शुभम ने बिना एक शब्द बोले वो बिल दिखाया और फिर पूरी बात शुरू से सुनाई। कब्रिस्तान का एड्रेस, वो साया, बेंच वाला आदमी, डिलीवरी ऐप में ग्लिच और अब ताज़ा लाओ वाला बात। इमरान थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये हेल्यूसिनेशन भी हो सकता है। ऐप में नेम निशांत राठौर आना, वो टू स्पेसिफिक है ब्रो। नोटिफिकेशन बार बार पॉपअप हो रहा था। नेक्स्ट ऑर्डर कंफर्म्ड, सेमेट्री नंबर 4। टाइम रात के करीब 2:13। रिया बोली, ये कुछ तो है, हमें पता करना होगा ये निशांत राठौर कौन है। इमरान ने कहा, चलो लाइब्रेरी चलते हैं, दिल्ली कैंट के बारे में पुराना आर्काइव वही मिलेगा। फिर धीरे से बोला, देखो अगर ये वाकई कोई भूत प्रेत वाली बात है तो पुरानी किताबों में इसका जवाब मिलना मुश्किल है। ऐसे मामलों में अक्सर किताबें नहीं बल्कि इंसान की समझ काम आती है। रिया ने ठहर कर पूछा, मतलब? इमरान ने गंभीर होकर कहा, मेरी जान पहचान में एक मौलाना साहब है, तालीम भी देते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो झाड़ फूंक भी करते हैं। शायद उन्हें ऐसी घटनाओं का अनुभव हो या किसी ने उनकी मदद ली हो। शुभम ने ठंडी सांस ली और बोला, चलो अब और समय बर्बाद नहीं करना, चलते हैं मौलाना के पास। कुछ ही देर में तीनों उस मौलाना के घर पहुंचे। मौलाना एक बुजुर्ग शख्स थे। उन्होंने निशांत राठौर का नाम सुना और बोले, ये नाम मैं जानता हूँ। निशांत राठौर वही लड़का है जो कई साल पहले उस कब्रिस्तान की बेंच के पास रहता था। एक बेचारा, दिमागी तौर पर परेशान। उसने कई बार देर रात खाना मंगवाया था, लेकिन एक बार वो कोई आम ऑर्डर नहीं था। मौलाना ने धीरे धीरे कहा,
निशांत की आत्मा अब भी उस जगह से जुड़ी है और डिजिटल दुनिया को अपने तरीके से छेड़ती है। ये ऑर्डर सिस्टम जनरेटेड नहीं बल्कि एक आत्मा की पुकार है। शुभम की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन मौलाना ने आगे कहा, निशांत की मौत अकेली नहीं थी। इस कहानी में रेशमा नाम की चुड़ैल भी है। वो उसी कब्रिस्तान की आत्मा है जिसने निशांत को अपने जाल में फंसाया था। मौलाना ने अपनी किताब से एक पुरानी तस्वीर निकाली, जली हुई टूटी फूटी आंखों वाली एक महिला की। उन्होंने कहा, इसका नाम था रेशमा, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए मौत को चुना था। उसे जिंदा जला दिया गया था। उसकी आत्मा अभी भी भूखी है, सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि उस न्याय और प्यार की जो उससे छीना गया था। मौलाना रुके और शुभम की तरफ देखा। निशांत उसका पहला शिकार था और अब तुम अगला हो सकते हो। रिया और इमरान की सांसें थम गईं। शुभम ने कांपती आवाज में पूछा, ये चुड़ैल क्या लोगों को मारती है? मौलाना बोले, नहीं, वो मारती नहीं, लेकिन वो उनके दिल और दिमाग में डर और अपराध बोध भर देती है। वो अंदर से तोड़ देती है और उसकी भूख तब तक नहीं मिटती जब तक कोई उसे उसका अधूरा प्यार वापस न दे। शुभम की सांसें तेज हो गईं। उसके दिमाग में एक खौफनाक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं भी रेशमा की भूख का अगला शिकार बन जाऊंगा? मौलाना ने उनको हौसला दिया, अगर तुम सच में इस शाप से बचना चाहते हो तो तुम्हें उस जगह का फिर से सामना करना होगा, लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता। तीनों ने ठाना कि वे अगली रात फिर से कब्रिस्तान जाएंगे, इस बार पूरी तैयारी के साथ। मौलाना ने उन्हें 3 चीजें दीं, एक राख की थैली, चमड़े का ताबीज और एक मिट्टी का दीपक। उन्होंने चेताया, दीपक वहीं जलाना जहां उसकी छाया सबसे गहरी हो, राख सिर्फ तब छिड़कना जब वो प्रकट हो, और ताबीज तब तक पहने रहना जब तक सब खत्म न हो जाए। अगले ही दिन रात को शुभम, इमरान और रिया सेमेट्री नंबर 4 पहुंचे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जली हुई मछली, सड़े मांस और नम कब्र की मिट्टी जैसी। तीनों के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन डर के बावजूद वे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही वे बेंच के पास पहुंचे, मौलाना का दिया दीपक अपने आप जल उठा। रिया कांपती आवाज में बोली, वो आ रही है। और तभी सामने के पेड़ के पीछे से धुआं उठा। फिर उसमें से एक आकृति निकली, रेशमा, मगर इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके होठ फटे हुए थे, आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और बाल जमीन पर रेंग रहे थे। वो धीमे कदमों से उनके पास आई और बोली, मेरे बच्चे भूखे हैं। शुभम कांपता हुआ बोला, कहाँ है वो बच्चे? हम खाना लाए हैं, बताओ कहाँ है वो? रेशमा चीखी, तुम जैसे ही लोगों ने जलाया था मुझे और मेरे बच्चों को भूखा मारा, अब उन्हें सिर्फ इंसानी डर से ही पेट भरता है। अचानक हवा में एक कान पाड़ देने वाली चीख गूंजी और कब्रें अपने आप खुलने लगी। छोटे छोटे अधजले कंकाल मिट्टी को चीरते हुए बाहर आने लगे। उनकी हड्डियां काली थीं, जैसे आग में पकाई गई हों, और आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। फिर भी ऐसा लगता था जैसे वे सब देख रहे हों, सिर्फ तीनों को। शुभम, इमरान और रिया के चारों ओर हवा अब तूफान की तरह गरज रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर दिशा से उन्हें अपनी गिरफ्त में ले रही हो। रेशमा की परछाई फिर उसी बेंच पर उभरी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर अब अधजले बच्चों के टुकड़ों से बना हुआ लग रहा था, एक चलती फिरती राख की मूरत जिसमें हर बच्चे की चीख बसी थी। उसके बाल जमीन पर रेंगते हुए सांपों की तरह सरसराने लगे। चेहरे पर मांस नहीं था, बस जले हुए घाव और खुला कहर। उसकी हर हरकत के साथ मिट्टी में कंपन हो रहा था। रेशमा बड़बड़ाई, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसकी आवाज़ में माँ का दर्द था, लेकिन उसमें खून की प्यास भी छिपी थी। शुभम कांपते हुए आगे बढ़ा, हाथ में मौलाना की राख थामी थी। उसने डरते हुए चारों ओर उसे छिड़कना शुरू किया,
हर जगह जहां राख गिरी, जमीन कांपी और हवा में घुली चीखें धीमी पड़ने लगी। रिया ने थरथराते हाथों से मिट्टी से बना दीपक जलाया। उसकी लौ नीली थी, ठंडी मगर शांत। वो एक कदम आगे बढ़ी और कांपती आवाज में बोली, रेशमा, अगर तू कभी माँ थी तो अब माँ बनकर विदा ले। ये बस खाना नहीं, ये तेरे अधूरे बच्चों का सुकून है, जिनकी भूख आज खत्म हो सकती है। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर रेशमा की आंखों में जलती राख की लकीरें पिघलने लगी। उसका शरीर हवा में फड़फड़ाया और फिर जोर की चीख के साथ टूटकर राख बन गया। सारी कंकाल जैसी आत्माएं जो मिट्टी चीरते हुए निकली थीं, अब एक एक करके वापस जमीन में समा रही थीं, मानो सालों की भूख अब मिट चुकी थी। हवा शांत हुई। रेशमा की आवाज बस एक फुसफुसाहट बनकर रह गई। इस बार भूख मिट गई है, लेकिन अगली रात कौन आएगा? शुभम घुटनों पर गिर गया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन दिल में पहली बार डर से ज्यादा शांति थी, मानो आज उसने सिर्फ एक ऑर्डर नहीं, किसी आत्मा की अधूरी डिलीवरी पूरी की हो। मैं हूं मैत्री और आप सुन रहे थे विस्पर्स विथ मैत्री। कभी सोचा है, कुछ डिलीवरी सिर्फ खाना नहीं लाती, वो साथ लाती है किसी की भूख, किसी की अधूरी रूह और कभी कभी किसी माँ की जलती हुई पुकार। आज की कहानी थी सेमेट्री नंबर 4 से आया ऑर्डर। लेकिन याद रखिए, अगर किसी रात आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन चमके, ऑर्डर फ्रॉम सेमेट्री नंबर 4, तो एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि कुछ भूखे मौत के बाद भी जिंदा रहती हैं। अगर आपके पास भी कोई सच्ची या अधूरी कहानी है जो अब तक किसी ने नहीं सुनी, तो भेजिए हमें इंस्टाग्राम पर DM करके। हो सकता है अगली दास्तान आपकी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली कहानी और भी पास आ रही है। और हाँ, कभी कभी डर वहीं छुपा होता है जहां आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं।